of cell division. ठीक है, there are 3 different types of cell division. Please note down in your notebook. There are 3 kinds of cell division. You can mark it in your textbook also on page number 76, last paragraph. There are 3 kinds of cell division found in the animal cell. What are they? Amitosis, जिसको हम डायरेक्ट डिविजन भी बोलते हैं, माइटोसिस जिसको हम इनडायरेक्ट डिविजन भी बोलते हैं, एंड मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिविजन भी बोलते हैं. तो कौन से 3 टाइप के हो गए बेटा? अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. Amitosis also called as direct, mitosis also called as indirect, and meiosis also called as a reductional division. ठीक है, तो माइटोसिस के बारे में तो मैं आपको डिटेल में समझा नहीं वाली हूँ. Let us first learn in detail about the what is amitosis. So please all of you come on page number 77, the first paragraph of your textbook, page number 77. Amitosis क्या है? Just wait. If I can share the textbook with you all. Okay, मैंने निकाल के नहीं रखा. No problem. ठीक है. So amitosis is the simplest mode of cell division. Okay, तो सबसे सिंपल सा होता है. यहाँ पे क्या होता है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? Just a minute. हाँ मिस. Just a minute. ओके, मे बी अभी शायद नहीं होगा. अगर होगा तो प्लीज लेट मी नो. हाँ, ओके. तो अमाइटोसिस अभी भी हो रहा है बेटा? मैम इट्स क्लियर. मिस हो रहा है. क्लियर है. तो अगर बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा है बेटा, तो मे बी यू मे बी हैविंग योर नेटवर्क इशू. जस्ट चेक बेटा. मैम नहीं हो रहा है. ओके बेटा, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. सो थैंक यू. अगर बीच में अगर सबको नहीं सुनाई दे रहा है तो प्लीज लेट मी नो. ओके, तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द अमाइटोसिस. तो अमाइटोसिस जो है, ये ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, या फिर एबनॉर्मल सेल में देखने के लिए मिलता है, या फिर जो जूने पुराने सेल है उनके अंदर देखने के लिए मिलता है, या फिर फीटल मेम्ब्रेन सेल में देखने के लिए मिलता है. तो प्लीज नोट डाउन, अमाइटोसिस जो है, अमाइटोसिस जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? अमाइटोसिस का एग्जांपल बताओ मुझे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एबनॉर्मल सेल में, या फिर कोई ओल्ड सेल में, या फिर फीटल. फीटल का मतलब क्या होता है बेटा? फीटस का मतलब होता है जो बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको हम फीटस बोलते हैं. तो फीटस का जो मेम्ब्रेन होता है, जो लेयर होता है, उसके अंदर भी अमाइटोसिस होता है. तो ये जो अमाइटोसिस है बहुत ही सिंपल सा सेल डिवीजन होता है. इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, इसमें होता क्या है? पहले ओके, amitosis I am discussing about what is the topic I have told you. There are 3 different types of cell division. इतना नोट डाउन किया आप सबने? Yes. 3 types of cell division. What are they? Amitosis also called as डायरेक्ट. very good. डायरेक्ट डिवीजन. Direct division. फिर mitosis also called as इनडायरेक्ट डिवीजन. इनडायरेक्ट डिवीजन. very good. And meiosis also called as रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल very डिवीजन. good. तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ? अमाइटोसिस डिस्कस कर रही हूँ. तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट टॉपिक, अमाइटोसिस. मैंने क्या बताया? अमाइटोसिस कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? फर्स्ट एग्जांपल बताया मैंने, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और कहाँ पर होता है? एबनॉर्मल सेल में. नॉर्मल सेल में तो माइटोसिस मियोसिस होता है. तो अगर एबनॉर्मल कोई सेल है तो उसमें भी अमाइटोसिस होता है. या फिर एकदम जूना सा सेल है, ओल्ड सेल है, उसमें भी अमाइटोसिस हमें देखने को मिलता है.
या फिर फीटल के मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? तो 4 जगह 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जहां पे हम अमाइटोसिस देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अमाइटोसिस होता कैसा है। सो इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिविजन। तो सेकंड पॉइंट इज इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिविजन। इसमें होता क्या है? What happens? पहले न्यूक्लियस जो है, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो लंबा होगा, इलोंगेट होगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी 2 बन जाएंगे। तो ऐसे एकदम सिंपल वाला सेल डिवीजन होता है ये। समझ में आ गया? पहले न्यूक्लियस लंबा होगा और वो 2 न्यूक्लियाई बना देगा, फिर साइटोप्लाज्म भी लंबा होगा और साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर बेटा? यस। सो दिस इज द अमाइटोसिस। अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न माइटोसिस इन डिटेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। So let us learn what is mitosis. तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहा है। देखो यहाँ से शुरुआत करो जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये एक सेल है, उसके अंदर का ये जो है ये वाला पार्ट जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ ये उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि आप उसके अंदर क्रोमोसोम देख पा रहे हो। ये सारे उसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये जो न्यूक्लियस के पास होता है वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है? उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला आपको क्या नजर आ रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड बेटा। और ये जो दिख रहा है येलो कलर का ये क्या है? दिस आर द सेंट्रियोल्स। ठीक है। तो आप देखोगे कि देखो ये माइटोसिस का इसका सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो एक सेल का ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, और फिर जाकर एक सेल से हमें क्या मिल गए? 2 सेल मिल गए। मतलब 2 न्यूक्लियस भी हो गया, 2 साइटोप्लाज्म भी हो गया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गए और फिर 4 दोनों में 2 सेंट्रियोल्स भी हो गए। करेक्ट है? तो लेट अस लर्न इन डिटेल। ये तो आपको डायग्राम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर हम उसमें स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है? So it is a cell division which is occurring where in the somatic cell. सिर्फ हमारे बॉडी सेल में होता है। बॉडी सेल में मतलब हमारे लिवर में, किडनी में, स्टमक में, हमारे स्किन पे, हर जगह क्या हो रहा है? माइटोसिस होता है। That means it is taking place in our somatic cell. Next, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द पेरेंट एंड द प्रोजेनी। मतलब जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये दोनों डॉटर सेल में भी मिलेगा हमें। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे अगर 44 क्रोमोसोम प्लस 2 ये सेक्स क्रोमोसोम मींस 46 है, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बन रही है ये भी एक 46 वाला है और ये भी एक 46 वाला है। इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है बेटा? डॉटर सेल। वेरी गुड। ठीक है, डॉटर सेल। प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग भी आप बोल सकते हो। ऑफस्प्रिंग मतलब यंग वन। ये सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉइड सेल। यस, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमेशा माइटोसिस हमें कहाँ पे नजर आएगा? कोई भी डिप्लॉइड सेल्स में नजर आएगा। इट ऑल्सो अकर्स इन हैप्लॉइड सेल। कहाँ पर? Of some lower plants and some social insects. ठीक है? Yes, so mitosis also take place in some social insect. Example I can say about the honey bee. Now it involves major reorganization of cell component. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा सब रीऑर्गेनाइज हो रहा है। एवरीथिंग इज रीऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली। वेरी क्लियर बेटा? यस, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हर एक पॉइंट क्लियर है? यस मैम। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ।
माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल में होता है। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों इक्वेशनल बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम बोथ इन पेरेंट्स एज वेल एज द डॉटर सेल। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो माइटोसिस है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होता है, बट कुछ जगह हैप्लॉइड सेल में भी हो देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता है, रीऑर्गेनाइजेशन मींस वापस से ऑर्गेनाइज होता है सारा सेल का कंपोनेंट्स। वेरी क्लियर। नाउ लेट अस लर्न इन डिटेल व्हाट आर द फेजेस। मिस रीऑर्गेनाइजेशन मतलब फिर से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है स्टार्टिंग से एंड तक। क्या क्या क्या? मिस रीऑर्गेनाइजेशन मतलब हाँ, वो स्टार्टिंग से फिर से एंड तक फिर से होता है। रीऑर्गेनाइजेशन मींस अब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेल जो नॉर्मल सेल है, जब उसके अंदर माइटोसिस शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना बेटा, G1 G2 S फेज, तो ये सारे रीऑर्गेनाइज हो गया ना सेल के अंदर, यस समझा? मिस यस। और माइटोसिस में भी अलग अलग फेजेस है, तो सेल के अंदर बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और फिर जाकर डॉटर सेल बन रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस मिस। रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ लेट अस सी द फेजेस ऑफ माइटोसिस। सो माइटोसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, प्लीज नोट डाउन, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। प्लीज नोट डाउन, माइटोसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, प्लीज नोट डाउन। कैरियोकाइनेसिस का स्पेलिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अगेन याद रखो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब एक सेल का जब वो माइटोसिस करता है एक सेल, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कैरियोकाइनेसिस का जो न्यूक्लियस वाला डिवीजन है उसके भी 4 फेजेस है। तो यू जस्ट मेक अ टेबल लाइक दिस, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक माइटोसिस एट द सेंटर ऑफ योर पेज। लिखा सबने माइटोसिस एट द सेंटर ऑफ योर पेज? Yes. उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, दो ब्रांचिंग करो उसका। एक साइड लिखो कैरियोकाइनेसिस, दूसरे साइड लिखो साइटोकाइनेसिस। एक साइड लिखा सबने कैरियोकाइनेसिस, दूसरे साइड लिखा सबने साइटोकाइनेसिस। Yes, ma'am. अच्छा, जहां पे Yes. आपने कैरियोकाइनेसिस लिखा है वहां पे नीचे ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियर डिवीजन। और जहां पे आपने साइटोकाइनेसिस लिखा है उसके नीचे लिखो साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है। नाउ कैरियोकाइनेसिस जहां पे आपने लिखा है उसको वापस 4 ब्रांचिंग करो, उसके 4 ब्रांचिंग करो and write down the name in sequence which is you can see on the screen. पहले लिखोगे आप प्रोफेज, फिर आप लिखोगे मेटाफेज, फिर आप लिखोगे एनाफेज और लास्ट में लिखोगे टीलोफेज। ये सीक्वेंस में ही लिखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। डन मैम। डन, वेरी गुड। चलो, तो अब हम हर एक फेज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेज पढ़ते हैं। अच्छा, प्रोफेज में भी
दो फेजेस है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। मतलब प्रोफेज में भी दो ये है, दो हमने पार्टीशन करके रखा है कि प्रोफेज शुरू होने के पहले मतलब जस्ट शुरू हो गया और प्रोफेज खत्म होने तक। यस, तो अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो हमें बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस नजर आएंगे। अब पहले ये समझने के पहले जस्ट रिमेम्बर एवरीथिंग अबाउट अ सेल। आपने पढ़ा है कि सेल होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। आपने ये भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, याद है? करेक्ट है? सेल Yes. होता है, सेल की न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है इतना? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, याद है आपको? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म है, प्लीज ये सब चीजें नोट डाउन करो बिकॉज ये बार बार मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक बार आप समझ जाओ इस चीजों को। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं विच यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम योर लोअर क्लासेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नोट डाउन किया? न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है इसके अंदर, ये जो ब्राउन कलर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज दिस फ्लूइड कॉल्ड एज? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी एक छोटा सा कुछ रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो कौन से तीन टर्म्स मैंने आपको बताया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म बताया, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये तीन चीज नोट डाउन किया सबने? Yes, Yes. ma'am. अच्छा, और एक चीज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो थ्रेड के जैसा नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है? यस, तो मैंने आपको चार चीज बताई अभी। न्यूक्लियस का कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस, और साथ में होता है एक थ्रेड के जैसा पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। हाँ, और यही क्रोमैटिन फाइबर बाद में क्रोमोसोम बनता है। ठीक है? यस, तो अर्ली प्रोफेज में लेट अस सी कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। सो अगेन अर्ली प्रोफेज, माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होता है देखो, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क पूरा टैंगल्ड है, आपने कभी भी न्यूक्लियस बनाया होगा तो आपने ऐसे कैसे भी स्क्रिबल करके क्रोमैटिन फाइबर बनाए होंगे। तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे भी होते हैं, एकदम टैंगल्ड फाइबर्स हैं। अब क्या होगा उसके अंदर, जैसे ही प्रोफेज की शुरुआत स्टार्ट हो जाएगी उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ये जो फाइबर है, ये जो पतले पतले थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर्स है ना, वो कंडेंस होने लगेंगे। कंडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? वो मोटे होने लगेंगे। आपने सुना होगा ना आजकल टीवी में कंडेंस्ड मिल्क बहुत आजकल फेमस है, कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? थिक, एकदम थिक। तो कंडेंस का मतलब मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ सो दैट आप समझ जाओ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो ये जो फाइबर्स है, क्रोमैटिन के जो फाइबर्स है ना बेटा, जो बहुत उलझे हुए हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, अब क्या होता है उसके अंदर धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन मतलब वो अब मोटे होने लगेंगे। अब हम उसको क्रोमैटिन फाइबर नहीं बोलेंगे, कंडेंसेशन होने के बाद अब हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। इतना क्लियर है? Yes. यस? हाँ, तो कंडेंस क्रोमैटिन फाइबर का जब वो मोटा हो जाता है, जब वो कंडेंस हो जाता है, तो उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, अब और क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोलस है, जो अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, इज सीन अटैच्ड टू द क्रोमोसोम एट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। यस,
Now what is this nucleolar organizer? All this structure is called as a nucleolar organizer. ठीक है? So the nucleolus is attached to the chromosome at the nucleolar organizer. तो ये early prophase में ये सब हो रहा है. अब late prophase में क्या होगा? Let us see now. अभी आप देख सकते हो late prophase में क्या हो गया है. अब ये जो थ्रेड यहाँ पे देखो, ये डायग्राम जरा ध्यान से देखते रहो. ये डायग्राम में यहाँ पे आपको ये चोटी के जैसा नजर आ रहा है. एक पिंक कलर का, दो पिंक कलर का और दो ब्लू कलर का, चोटी के जैसा है ना. अब क्या होगा? अब देखो लेट प्रोफेज में क्या हो गया, वो जो चोटी के जैसा था वो दोनों ऐसे सीधे हो गए हैं. तो देखो each chromosome splits into two chromatids. तो ये पिंक वाला एक क्रोमैटिड, ये दूसरा वाला पिंक का क्रोमैटिड. मतलब एक क्रोमोसोम में होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड. अभी ये भी चीज प्लीज याद रखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें. एक क्रोमोसोम के अंदर मतलब ये जो पिंक वाला उसमें आपको दो दिख रहे हैं, तो जो एक वाला है उसमें का उसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड. मतलब एक क्रोमोसोम में होते हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड. मतलब पिंक वाले कितने सिस्टर क्रोमैटिड से बताओ मुझे, पिंक वाले कितने हैं टोटल क्रोमैटिड्स? 4. बस वेरी गुड. हाँ, तो अभी आपको मैं इसलिए पूछ रही थी सो दैट आई शुड अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है. वैसे ही ब्लू वाले भी 4 हमें नजर आएंगे अगर हम सिर्फ क्रोमैटिड्स की बात करेंगे. तो एक क्रोमोसोम के अंदर होता है दो क्रोमैटिड्स और क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यस, किससे जुड़े हुए? सेंट्रोमियर. अगेन बहुत सारे बच्चे बेटा हाँ क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल. यस, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनता है और सेंट्रोमियर हाँ दो सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ के रखता है इन अ सिंगल क्रोमोसोम. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये जो सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर का कंफ्यूजन है वो चला जाएगा. ठीक है, सेंट्रोमियर, मियर याद रखो. मियर मींस अभी आपको याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो मिडिल में प्रेजेंट है. किसके मिडिल में प्रेजेंट है? दो सिस्टर क्रोमैटिड के मिडिल में प्रेजेंट है जो उसको जोड़ के रखा है. ठीक है. अच्छा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज. और हो रहा है, और कंडेंसेशन हो रहा है मतलब और क्रोमोसोम्स मोटा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है. अब क्या हो रहा है, अगर ये एनिमल का सेल है तो सेंट्रियोल जो है ना दोनों पोल्स पे जाने लगेंगे. एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, मतलब दोनों पोल्स पे जाएंगे. They radiate out as aster rays. Aster का मतलब क्या होता है बेटा? स्टार. तो ये जो सेंट्रियोल है ना एनिमल सेल का वो स्टार के जैसा दिखता है, इसलिए हम उसको एस्टर रेज बोलते हैं. और ये एस्टर रेज बना किस चीज का है? दे आर मेड अप ऑफ दिस माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल से बने हुए रहते हैं. ठीक है. सो एस्ट्रल उसको क्यों बोल रहे हैं? एस्ट्रल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्टार शेप दिख रहा है बेटा. यस, इसलिए उसको हम एस्ट्रल बोल रहे हैं. सो ये जो सेंट्रियोल है अगर वो एनिमल सेल का सेंट्रियोल है तो वो पहचानना आसान हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप माइक्रोस्कोप में प्लांट सेल भी डाल के दे दिया और एनिमल सेल का भी आपको माइटोसिस का प्रोफेस डाल के दे दिया, तो आप झट से पहचान जाओगे एनिमल सेल. कैसे पहचानोगे? अगर आपको स्टार शेप का सेंट्रियोल नजर आ रहा है मतलब कि वो एनिमल सेल है, और अगर नॉर्मल सेंट्रियोल नजर आ रहा है मतलब कि वो प्लांट सेल है. अब समझ में आया? सो एनिमल सेल का जो सेंट्रियोल होता है इट इज समवट स्टार लाइक, ऐसा रेडिएटिंग होता है. अभी आप आगे के फोटो में देखोगे, इसलिए उसको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं. और वो बना किस चीज से है? माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल से बना है. इसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में आपको डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल लेसन में पढ़ना है कि वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है. तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनिमल सेल में वो एस्ट्रल रेज के जैसा होता है. ठीक है. तो एस्ट्रल रेज अलोंग विथ इट्स सेंट्रियोल पेयर, दो होते हैं ना, इज कॉल्ड एज एस्टर. ठीक है. नेक्स्ट, the two asters move to the opposite poles and start forming spindle fiber.
अब यहाँ पे दोनों पोल्स पे धीरे धीरे जाने लगेंगे और स्पिंडल फाइबर बनाने लगेंगे। और आप क्या देख सकते हो, ये येलो वाला देखो टूटा फूटा सा क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, गायब हो, यस वो डीजेनरेट होने जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हो। यस एनवलप का मतलब क्या होता है बेटा, कवरिंग या मेम्ब्रेन। यस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियर एनवलप बोलो, साथ में न्यूक्लियोलस बोलो, साथ में उसके ऑर्गेनेल्स बोलो जैसे कि गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब धीरे 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 अब गायब हो रहे हैं। समझा? यस सो लेट प्रोफेज इज मोर इम्पोर्टेंट। क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आप याद रखोगे लेट प्रोफेज में? सबसे पहला चीज कि जो क्रोमोसोम है वो और ज्यादा कंडेंस हो गया। सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे लेट प्रोफेज में कि क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो गया, उसमें और ज्यादा कंडेंसेशन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो गया। हर क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ये तो हो गया क्रोमोसोम की बात खत्म। अब उसके अलावा आपको किस बारे में बात करनी है, आपको सेंट्रियोल्स के बारे में भी बात करनी है कि सेंट्रियोल्स अब धीरे धीरे क्या करेंगे, दोनों पोल्स पे जाने लगेंगे, एक ये पोल पे और एक ये पोल पे जाने लगेंगे। फिर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो कि अगर ये एनिमल सेल है तो ये एस्टर रेस के जैसे दिखते हैं, बस इतना आपको समझना है। फिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप क्या एक्सप्लेन करो? मैम हाँ बोलो। ये माइटोटिक apparatus क्या है? क्या माइटोटिक apparatus किधर है? बुक में। अरे बताती हूँ ना, रुको तो जरा, कहाँ पर दिख रहा है आपको माइटोटिक एपैरेटस? प्रोफेस में। ओके माइटोटिक एपैरेटस मतलब ये पूरा जो है, दिस इज द एपैरेटस। एपैरेटस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एपैरेटस? मेथड। हाँ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को एपैरेटस बोलते हो? Ingredients. मटेरियल 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 Requirements for experiment. मटेरियल 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 को बोलते हो बेटा? मटेरियल Equipments. यस Method. इक्विपमेंट्स को बोलते हैं। Set of tools. हाँ वेरी गुड, सेट ऑफ टूल्स को बोलते हैं। तो व्हाट इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज नाउ माइटोसिस एपैरेटस? अभी ये सारा जो प्रिपरेशन हो रहा है दिस इज द माइटोसिस एपैरेटस ओनली ना। अभी माइटोसिस शुरू हो रहा है तो ये सारा एपैरेटस रेडी हो गया है। क्रोमोसोम कंडेंस हो गया है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया है, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, तो दिस इज व्हाट इज द एपैरेटस बीन रेडी फॉर द माइटोसिस। गॉट इट? Yes. ओके चलो ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होने लगते हैं फ्रॉम द माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन। अगर आप इतना नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, जस्ट राइट डाउन स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होने लगते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया है सेंट्रोजोम। नो what do you mean by सेंट्रोजोम? अभी मैंने आपको सेंट्रोमियर बताया, मैंने आपको सेंट्रियोल बताया, व्हाट इज सेंट्रोसोम देन? एनीबॉडी? व्हाट इज सेंट्रोसोम? बोलो कोई तो। Nobody can answer. Cellular structure. सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते बेटा, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। यस ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, पर सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। अब समझ में आया? Yes, ma'am. एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, और जब माइटोसिस स्टार्ट होने वाला होता है तो ये सेंट्रोसोम में से 2 सेंट्रियोल निकलेंगे और दोनों पोल्स पे जाते हैं। ठीक है? एनिमल सेल में होता है। यस मैम एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में माइटोसिस होता है।
Okay. बेटा आप ऐसे सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? सेल सबके पास होता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है ये आवाज कर रहा है इतना टीवी का? नायर, अक्षय। हेलो मैम। हाँ प्रचित बोलो। हाँ वो पीछे को एक मिनट, हाँ पीछे का स्लाइड दिखाओ एक मिनट। व्हाट हैपेंड बोलो। वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स मतलब? अभी मैं आपको मारूंगी। हाँ ये सब डाउट मेरे को अगर आप पूछोगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स अगर मेरे को पूछोगे, यू आर अ साइंस स्टूडेंट ओनली ना, आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पता? गोल्गी बॉडीज क्या होता है? इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। आपने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं सुना है? सेल ऑर्गेनेल्स सुना है। हाँ तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज नाम नहीं सुना है? नो, पहली बार सुन रही। शाबाश, वेरी गुड। बाकी के सब बच्चे भी पहली बार सुन रहे हैं? नो मैम, 10th में पढ़ा है। नो मैम। नो मैम। हाँ तो प्रचित थोड़ा सा टेक्स्ट बुक लो, और वैसे भी अगर नहीं भी सुना होगा, पहली बार भी सुना होगा ना, तो आपको 11th में सेल ऑर्गेनाइजेशन करके टॉपिक है, ठीक है? उसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो मैं अभी आपको ये टॉपिक में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं समझा रही हूँ, तो अभी के लिए आप इतना ये समझो कि दिस इज अ सेल ऑर्गेनेल। आपको एक लेसन है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, लेसन नंबर 5, जिसके अंदर आप सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हो डिटेल में। तो वहां पे आप माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ोगे, गोल्गी बॉडी भी पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ोगे और सेंट्रियोल भी पढ़ोगे, ठीक है? पर अभी हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। मैं अभी आपको सेल ऑर्गेनेल नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू माइटोसिस नाउ, ठीक है? ओके, नाउ अबाउट द मेटाफेज। प्रोफेज खत्म होते ही what happened? Om Chauhan, what you have written in the chat? Om Chauhan. Om Chauhan, mute yourself. Unmute yourself. On metaphase now. Metaphase में क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बीच में। Yes? मेटा मीन्स द वर्ड मेटा का मतलब होता है बीच में। तो आप देख सकते हो, देखो अभी आप पे आपको जो आपको डाउट था एस्टर का, तो आपको ये नजर आ रहा है ना, स्टार के जैसा नजर आ रहा है ना, इसके लिए हम इसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है? तो एनिमल सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल दिस इज एन एनिमल सेल, लेट अस से दिस इज एन एनिमल सेल, क्योंकि हमें ये एस्टर के जैसा नजर आ रहा है, मतलब कि एनिमल सेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर बन रहा है ये सेंट्रियोल से। यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। अच्छा, अब ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड होते हैं? दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। सो दे ऑल आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, ठीक है? अच्छा, तो अब क्या हो गया? सी, हमने स्टार्टिंग में कितने क्रोमोसोम लिए थे? वी हैव टेकन 2 क्रोमोसोम्स। अब वो दोनों क्रोमोसोम्स के कैसे हो गए? 4-4 हो गए, करेक्ट है ना? तो ये सारे सेंट्रोमियर्स जो है वो सब इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, देयरफॉर दिस फेज इज कॉल्ड एज द मेटाफेज। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जिसको आप न्यूक्लियर एनवलप बोलते हो, वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया है, मतलब पूरी तरह से चला गया है। Hence the chromosome spreads through the cytoplasm of the cell. क्योंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रह गया है, तो अब क्रोमोसोम आसानी से स्प्रेड हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी क्रोमोसोम का कंडेंसिंग पूरी तरह से हो चुका है। अब क्या हो गया कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, दे विल हैव 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। यू कैन आल्सो सी ओवर हियर, वी कैन सी द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स वेरी क्लियरली, and these black dots are nothing but this centromere. Next, what happened? This point is very, very important. The third point, the chromosomes comes at the equator, comes to lie at the equator. Equator मतलब center में आ गए, इसलिए इसको हम मेटाफेज बोलते हैं। The plane of alignment, alignment मतलब क्या होता है? Position of the chromosome at metaphase is called as metaphase.
फेज प्लेट। ये जो पूरा उसका अलाइनमेंट है, जो यहाँ पे मैंने उसको डार्क किया है, थोड़ा सा आप देख सकते हो ये डार्क पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, जहां पे सारे क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। वेरी क्लियर बेटा, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे यही डायग्राम को उल्टा दिया गया है, मीन्स ऐसा ट्विस्ट करके दिया है। तो आप कैसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी सीधा बना सकते हो या फिर जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे भी बना सकते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट हैपेंस इन द मेटाफेज। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह चला गया, और मेटाफेज में बेसिकली होता क्या है, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में आ गए हैं, इक्वेटर में आ गए हैं। ऑल द क्रोमोसोम्स आर attached to the spindle fiber by the centromere, and the alignment of the chromosome is called as a metaphase plate, which you can see on the screen. So the spindle fiber from both the poles are connected to the chromatids by their kinetochores in the centromere. You can see the spindle fiber. ठीक है, so spindle fiber from both the poles, ये spindle fiber है, दोनों साइड से are connected to the chromatid by their kinetochores in the centromere. तो centromere के अंदर kinetochore होता है जिससे ये सब attached हैं. Very clear to all of you? मीन्स काइनेटोकोर मतलब क्रोमैटिड्स के अंदर, क्रोमैटिड में काइनेटोर एक रीजन है, सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है ना, उसके अंदर ही काइनेटोकोर रीजन होता है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं. Read the sentence, you will be able to understand. Spindle fiber from both the poles are connected to the chromatid. Yes, chromatid को connected है वो by Yes. their what? काइनेटोकोर्स In the इन द centromere. सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर के अंदर एक काइनेटोकोर रीजन है जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है. इतना क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट फेज इज द एनाफेज. नाउ अगेन एनाफेज में क्या होता है, नाउ अब पुल होगा. ये दोनों भी आप पहले डायग्राम से ही समझो, फिर आप रीड कर सकते हो क्या लिखा है. आप देख सकते हो दोनों डायग्राम में कि ये जो स्पिंडल फाइबर है वो पुल कर रहा है, ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये वाला सेट ऑफ क्रोमैटिड ऊपर चला गया और ये वाला सेट ऑफ क्रोमैटिड नीचे की तरफ आ गया. आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ये ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे की तरफ चला गया. तो यही इसी फेज को हम बोलते हैं एनाफेज. नाउ तो देखो, इट इज अ शॉर्टेस्ट फेज. सेंट्रोमियर जो है, हाँ, जो सेंट्रोमियर है जिसके ऊपर ये दोनों डॉक्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं, अब स्पिंडल फाइबर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और क्रोमैटिड जो है फ्रॉम इक्वेटर दे विल मूव टू द अपोजिट पोल. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एनाफेज, कि जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये जो क्रोमैटिड्स है वो इक्वेटर की तरफ चले जाएंगे, दोनों पोल्स पे चले जाएंगे. और फिर आता है लास्ट फेज, दैट इज अ टीलो. टीलो का मतलब होता है लास्ट फेज. तो इसीलिए मिस, आपको ये, हाँ मिस वो पीछे का पेज दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है. वाई स्क्रीनशॉट लेना है, एवरीथिंग इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. अच्छा ले लो. मिस डन. या यस मिस. ओके. नाउ टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आप अंडरस्टैंड करो बेटा, सिर्फ मोबाइल लेके फोटो खींचने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फिर बोलोगी कि नहीं समझा. ठीक है, पहले समझो. ये सारे चीजें आपके टेक्स्ट बुक में, आई एम नॉट टीचिंग समवेयर फ्रॉम एल्स. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ इन द टीलोफेज, टीलो का मतलब ही होता है लास्ट. तो टीलोफेज इज द लास्ट फेज. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये आपको हमेशा सीक्वेंस में ही पढ़ना है. पहले हमेशा प्रोफेज आएगा. प्रो का मतलब होता है पहले, प्रोफेज. फिर आएगा सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए, मतलब मेटाफेज. दोनों क्रोमैटिड्स दोनों पोल्स पे चले गए, मतलब एनाफेज. और टीलोफेज का मतलब है लास्ट फेज. अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या देख पाओगे, पहले आप डायग्राम को देखो, बाद में यहाँ पे पढ़ना.
आप देख सकते हो अब ये कंडेंसेशन अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कंडेंसेशन खत्म होने की वजह से वापस क्रोमोसोम का साइज अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन फाइबर। अब उसका कंडेंसेशन धीरे धीरे खत्म हो गया, वो वापस से क्रोमैटिन फाइबर बन गए, ठीक है, वापस से क्रोमैटिन फाइबर बन गए, देखो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट इज दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो कि वापस आ गया, है ना, वापस से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। और कौन आना बाकी है, न्यूक्लियोलस भी आना बाकी है, तो वापस न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा, और जिसके कारण एक सेल से 2 सेल आप देख सकते हो कि बन गया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन अभी तक हुआ है, अभी तक ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाकी है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब वो 2 सेल कहलाएगा। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। प्लीज ये टर्म पे ध्यान दो। टीलोफेज होने पे हमें 2 सेल नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ 2 न्यूक्लियाई मिल रहा है, समझ में आ रहा है। जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तब जाकर हमें 2 सेल मिलेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, 2 डॉटर न्यूक्लियाई भी बन गए हैं, वापस सारे ऑर्गेनेल्स वापस आ गए, न्यूक्लियोलस भी वापस आ गया, गोल्गी बॉडीज भी आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वापस आ गया, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर का काम खत्म हो गया, तो आप देख सकते हो कि ये स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं। समझ में आया बेटा आपको सबको, यस। तो टीलोफेज में आपको क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम वापस क्रोमैटिन फाइबर बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है, रीअपीयर्स हो जाता है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस आ जाता है, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, और तब जाकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं। अब लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस होगा तब जाकर हमें क्या मिलेगा, 2 सेल मिलेगा। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल में थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है बेटा, इट इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसके कारण अब क्या बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे। इसके पहले क्या बना था, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना था। वेरी गुड। नाउ ये कब ये साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होगा, जब टीलोफेज खत्म होगा। तो जैसे ही टीलोफेज खत्म होगा साइटोकाइनेस शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये मैंने अभी आपको जस्ट मेंशन किया कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में थोड़ा अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल में थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे बेटा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लीवेज या फरो इज अपीयरिंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको एक बलून दिया फुगा के, और बलून को अगर मैंने आपको बोला कि ये एक ही बलून को 2 पार्ट में 2 बलून बना दो, तो आप कैसे बनाओगे मुझे बताओ। आप बीच में से उसको दबाओगे और उसको ऐसे मोड़ दोगे तो 2 बन जाएगा कि नहीं। कुछ इसी तरीके से एनिमल, हाँ, कुछ इसी तरीके से एनिमल सेल का सेल साइटोप्लाज्म में होता है। तो आप इमेजिन वैसे कर सकते हो ना। अभी क्लीवेज या फरो का मतलब आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अगर आप बलून को, फूगे हुए बलून को अगर आप बीच में से दबाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो, ठीक है, appears in the plasma membrane। ठीक है, सो अब ये आप देख सकते हो कि ये क्लीवेज हुआ, फिर वो धीरे धीरे अलग होगा और 2 साइटोप्लाज्म बन गए। न्यूक्लियस का ये ब्लू वाला न्यूक्लियस है, ये तो ऑलरेडी 2 बन चुके थे, बस अब 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना बाकी था और साइटोप्लाज्म आना बाकी था। तो ये इस तरीके से, ये याद रखो किसको हाईलाइट किया गया है, क्लीवेज फरो को। तो एनिमल सेल में हमेशा क्लीवेज फरो से ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जबकि क्यों ऐसा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ये तो भी आपने अगेन लोअर क्लासेस से पढ़ा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यस मैम।
प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। फर्स्ट ही लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है बेटा। तो अब देखते हैं हम लोग कि प्लांट में कैसा होता है, क्योंकि प्लांट में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो पहले आप डायग्राम ही देखो, डायग्राम से ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, आप खुद ही समझ जाओगे। देखो प्लांट के अंदर एक सेल प्लेट बनता है, देख सकते हो आप। ये एक प्लेट धीरे 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 बढ़ेगा, दोनों साइड में ज्वाइंट हो जाएगा और इससे 2 सेल बन गए। तो ये जो सेल वॉल है ना बेटा, उसी से सेल प्लेट बनता है और जिससे कि 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इट इज डिफरेंट from cytokinesis animal cell due to the presence of what, cell wall in the plant cell। अच्छा, अब ये आप मुझे पूछोगे कि ये सेल प्लेट किससे बनता है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि प्लांट सेल में जो वेसिकल्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज के जो वेसिकल्स होते हैं, व्हाट आर वेसिकल्स, अगेन यू विल बी लर्निंग इन डिटेल इन द सेल ऑर्गेनाइजेशन। बट गोल्गी बॉडीज जो होते हैं ना, उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि कुछ पाउच के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल्गी बॉडीज में, ठीक है। तो जो प्लांट सेल का जो गोल्गी बॉडीज है, उसके जो वेसिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं इक्वेटर पे आके, बीच में आके। आप देख सकते हो कि जो प्लांट सेल का गोल्गी बॉडी है, जो गोल्गी बॉडी का जो वेसिकल्स है, वो सारा आके इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया एट द सेंटर, इक्वेटर पे। अब यही वेसिकल आप देख सकते हो नीचे, यही ग्रो कर रहा है और ग्रो करते करते इतना ग्रो कर गया कि ये सारे दोनों वॉल्स को जॉइंट कर दे रहा है, जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट। और इसी के कारण क्या होता है, 2 अलग अलग सेल बन जाते हैं इन दी प्लांट सेल। ठीक है, तो ये जो सेल प्लेट है, ये किसका काम कर रहा है, इट बिकम्स द मिडल लैमेला। लैमेला का मतलब होता है दीवार, एक बीच में दीवार का काम कर रहा है ये 2 सेल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है बेटा। सो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये तो सिर्फ 2 ही मैंने नाम बताया, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपको पढ़ना है डिटेल में। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। यस, तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन दी डॉटर सेल। ठीक है, तो इसके लिए इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में सिंसाइटियम अराइजेस, हाँ, लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। ठीक है, जो कोकोनट वाटर आप पीते हो ना बेटा, कोकोनट का जो पानी पीते हो, तो कोकोनट के पानी के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। और नहीं होने की वजह से ही वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपको समझ में आया? यस, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। अगेन ये टॉपिक भी आप डिटेल में पढ़ोगे, फुल स्ट्रक्चर पढ़ोगे जब आपको प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा। यस, यू विल बी हैविंग वन लेसन अगेन इन दी प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। यस, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी में आप ये सारे चीजें पढ़ोगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है, सिंसाइटियम क्या होता है। तो ये एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया गया है, बट ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, बाद में आपको ये काम में आएगा। आप याद रखोगे तो वो काम में आएगा। इसीलिए सब कहते हैं ना कि नारियल पानी पीने से क्या होता है, क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ रहता है, तो नारियल पानी पीने से सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो जो पेशेंट होते हैं उनका बहुत सारे सेल डैमेज हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, तो उनको नारियल पानी पिलाया जाता है जिससे कि उनका सेल रिकवरी हो सके। ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट इज नॉट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, बट यू विल बी लर्निंग इन द फर्दर पार्ट ऑफ योर लेसन्स। सो ओवरऑल स्टेप, जस्ट हैव अ लुक। पहले इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा। तो एम फेज में पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और फिर आएगा साइटोकाइनेसिस।
ठीक है? Is that very clear? Just have a look on the overall step. So what is the significance of mitosis? Tell me. क्या क्या है significance? आपको क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर सेल में the number of chromosome is same, so it is both qualitative as well as quantitative content इसके अंदर रहता है. हेरिडिटरी मटेरियल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये किस लिए मदद करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मदद करता है. ठीक है, तो दिस आर द व्हाट टू से. और भी क्या इंपॉर्टेंस है? जो भी ओल्ड सेल है या फिर जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करता है. माइटोसिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने सुना होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो उनके अंदर माइटोसिस ही होता है ना. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मतलब माइटोसिस ही होता है. ठीक है, पर एक ड्रॉबैक क्या है माइटोसिस का कि इससे वेरिएशन नहीं हो सकता. मतलब एग्जैक्टली क्लोन्स मिलते हैं हमें, इसमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता हमें. इसलिए हमें नए नए स्पीशीज इससे देखने के लिए नहीं मिलेंगे. जैसा पेरेंट है वैसे ही प्रोजेनी भी रहेगा. ठीक है. So any other doubt? Anybody is having any other doubt? So just have a look on the significance. So it produces diploid daughter cell with identical genome, जैसे हम clones बोल सकते हैं. Same number of chromosome, growth में मदद करता है. Mitosis in the meristematic tissue. Where is the meristematic tissue in plant? प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ग्रोइंग टिश्यू जिसको हम बोलते हैं. हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ. ये क्या रिस्टोर करके रखता है? न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बराबर से रिस्टोर करके रखता है ड्यू टू सेल ग्रोथ. सेल रिपेयर में मदद करता है, रिप्लेसमेंट में मदद करता है. यस, हमारे कहीं हर जगह के सेल रिपेयर में, फिर वो गट का हो या ब्लड सेल्स हो, फिर कहीं का भी सेल हो, हर जगह का वो रिपेयर में मदद करता है. रिप्लेसमेंट और रिपेयर में मदद करता है. Yes, it also helps in asexual reproduction, which is not been mentioned over here. तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि it helps in asexual reproduction in the lower organism or the lower plants also. Is that very clear, beta? Yes. Doubt है? Yes. कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ. सो आपने अभी ये ले लो, होमवर्क ले लो. होमवर्क प्लीज नोट डाउन होमवर्क ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ माइटोसिस विथ एग्जांपल. पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक नहीं लिखना है. हाँ प्लीज, आपको इन शॉर्ट लिखना है. Explain a mitosis with example. Write down fast. What is karyokinesis? Long answer में explain phases of mitosis with diagram. सब में डायग्राम होना चाहिए. Explain phases of mitosis with diagram. Distinguish between cytokinesis of plant cell and animal cell with appropriate diagram. Distinguish between cytokinesis of plant cell and animal cell with appropriate diagram. And the last question is write down significance of mitosis. Write down significance of mitosis. Very clear, beta. So in the next class we will be starting with meiosis.
मिस बोलो फोर्थ क्वेश्चन कौन होगा?